तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th साइंस का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर को टॉपिक जो था हमारा दर्पण से दूरियां नापने के नियम, साथ ही गोलीय दर्पण मीन्स उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम है और साथ में वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से होगी, एक बड़े लेक्चर के रूप में हमने पढ़ा था। आज का लेक्चर उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी कवर करेंगे। और आज हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उस परावर्तन वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, माने हाफ चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र भी पढ़ा, आवर्धन सूत्र भी पढ़ा, उस पर आधारित आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्न हम करेंगे इस लेक्चर में। साथ ही थ्योरी के दो छोटे टॉपिक उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग की बात करेंगे। तो मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करता हूं आज के पहले टॉपिक अवतल दर्पण के उपयोग से। तो जो हमने गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण पढ़ा, मीन्स अवतल दर्पण क्या होता है, उसका गहरा वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक होता है और उभरे हुए वाले पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये जो अवतल दर्पण है इसके उपयोग क्या है, तो देखिए पहला उपयोग मैंने आपके लिए लिखा है। पहला उपयोग क्या लिखा है, आप हेयर कटिंग कराने जाते होंगे, बाल कटाने, दाढ़ी बनवाने, शेविंग क्रीम्स वगैरह लगा के बहुत अच्छे से जब दाढ़ी बनाते हैं तो आप देखते होंगे उस हेयर ड्रेसर की जो शॉप होती है उसमें जो दर्पण लगा है वो दर्पण अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जब व्यक्ति का फेस, आप समझिए कि इस टाइप की पोजीशन होती है कि दर्पण का जो ध्रुव है और जो फोकस है, दर्पण का जो ध्रुव है और जो फोकस है उसके बीच में उसका फेस होता है, चेहरा होता है जिस व्यक्ति की दाढ़ी बनाई जा रही है। तब होता क्या है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण में उस चेहरे का सीधा, आभासी और बड़ा दिखाई देता है, तो उसको दाढ़ी बनाने में आसानी रहती है। ठीक, क्योंकि जब फेस बिल्कुल बड़ा दिखेगा, साफ दिखेगा, सीधा दिखेगा, तो दाढ़ी बनाने में या हेयर कटिंग करने में उसको आसानी रहेगी। तो जो पहला उपयोग है अवतल दर्पण का वो क्या है, शेविंग क्रीम दर्पण के रूप में होता है। मीन्स शेविंग्स बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उनके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने यही लिखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। हेयर कटिंग या दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि मनुष्य का जो चेहरा है वो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होता है। जिसकी दाढ़ी बना रहे हैं उसका जो चेहरा है वो दर्पण का ध्रुव ये रहा P और फोकस ये रहा F। तो इसके बीच में कहीं उसका फेस होगा। तब ऐसा करने पर चेहरे का सीधा, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है और उसको आसानी से उसकी शेविंग या उसके हेयर कट किए जा सकते हैं, बाल कटाए जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उपयोग इसका है, आपने देखा होगा कभी आपके आंखों में प्रॉब्लम आई हो या नाक में, कान में, गले में, माने इस प्रकार के अंगों में, आंख, नाक, कान, गला वाले जो डॉक्टर हैं, तो जब आपके कान को वो चेक करते हैं तो एक मशीन सी होती है जिसे लाइट डालते हैं वो आपके कान में या आंख में ऐसे करके डाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा सर पर, अपने हेड पर वो एक यहाँ से लाइट जा रही होती है और उसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है। तो वहां से प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो वो दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है तो एक पुंज के रूप में आंख पर, नाक पर या कान पर या गले पर आपके वो प्रकाश पुंज एक जगह पड़ता है ज्यादा अधिक लाइट के साथ। तो जब डॉक्टर जांच करेंगे तो अवतल दर्पण का प्रयोग वहां भी होता है। तो ये लिखा है कि डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गला की जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा है, देखिए जब आप स्टडी करते होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो लेट कर पढ़ रहे हैं, जबकि वो बहुत गलत तरीका है। कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। लेट कर पढ़ने से क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ें तो चेयर पर बैठें और रीढ़ की हड्डी को, अपना जो स्पाइन है उसको सीधा रखें। उससे क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जैसे छोटा दिमाग आप कहते हैं पीछे, तो वो बिल्कुल एक्टिव रहता है और आप एक्टिव मोड में पढ़ाई करते हैं। तो जब आप चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर आपकी बुक रखी है, तो पूरे रूम की लाइट ना ऑन करके आप टेबल लैंप की सहायता से पढ़ें। तो वो जो टेबल लैंप होता है, उस टेबल लैंप में जो लगा बल्ब है उसका प्रकाश एक ही जगह फोकस आपकी बुक पर होता है, तो आपका ध्यान भी ज्यादा एकाग्र रहेगा। तो उसमें लगा होता है अवतल दर्पण। एक्चुअल में उस टेबल लैंप में क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। जो उसके शैडो है, दर्पण बल्ब लगा है, उसकी जो साइड की शैडो है वो क्या काम कर रही है, अवतल दर्पण की तरह काम कर रही है। तो वहां से प्रकाश जब निकलता है बल्ब से तो वो एक अवतल दर्पण से परावर्तित होकर एक पुंज के रूप में आपकी टेबल के छोटे क्षेत्र पर पड़ता है, तो ज्यादा प्रकाश पड़ता है। तो उससे क्या होगा, आपको साफ दिखेगा और आप एकाग्रता के साथ रहेंगे क्योंकि वहीं लाइट पड़ रही है। तो यही है, देखिए
टेबल लैंपों की शैडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बल्ब से चली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मेज के थोड़े क्षेत्र में अधिक प्रकाश पहुंचाती है। तो मेज के छोटे से भाग पर ज्यादा प्रकाश आपका पहुंचता है और आपको अध्ययन करने में आसानी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते समय ये भी एक बहुत अच्छी बात पता चली। तो आज के बाद आप सब बैठकर पढ़ें। जो बच्चे पहले से, जो स्टूडेंट्स पहले से बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लेट कर पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा लेट कर पढ़ते टाइम कुछ बच्चों का तो ये होता है कि वो लेट गए बेड पर तो कमर और बेड का 0 डिग्री का कोण बनता है, थोड़े से पैर ऐसे कर लिए 30 डिग्री पर, उसके बाद किताब रख ली और हाथ बांध लिए और आंखों से देख रहे हैं केवल, और पेज भी नहीं पलटना चाहते, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आंख और किताब के बीच 0 डिग्री का कोण हो जाता है। तो ऐसे पढ़ाई करते हैं तो ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती। तो आपको क्या करना है, एक स्टडी टेबल पर बैठना है, मेज पर मतलब मेज पर अपनी बुक रखी है और फिर आप चेयर पर बैठे हैं, सीधी आपकी स्पाइन होनी चाहिए और तब आप पढ़ें। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण के चौथे उपयोग की। यहाँ पर आप देखें लिखा, इन दर्पणों का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में भी किया जाता है। वाहन की हेडलाइट, जैसे आपके पास बाइक है तो बाइक की जो हेडलाइट है, हिंदी में उसको अग्रदीप बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाहनों की हेडलाइट जो होती हैं, उनके जो साइड वाला, वो जो पीछे की तरफ जैसे पॉलिश जिस पर है, वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो जिससे वो प्रकाश का परावर्तन हो तो वो पुंज के रूप में बहुत दूर तक जाए। कार की हेडलाइट्स हैं, ट्रक वगैरह कोई भी वाहन है, उनकी जो हेडलाइट्स हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और फिर एक आपने देखी होंगी सर्च लाइट, जैसे कई बार मूवी में देखा होगा, जेल में उन कैदियों को बंद कर रखा है, या फिर ऐसे मूवी में देखा होगा कि भाई किसी विलन ने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा है और वो ना भागे तो एक लगातार लाइट चलती रहती है ना, कंटिन्यूस। तो जैसे वो दौड़ता है तो लाइट के उसमें आ गया, फोकस में आ गया, तो वहाँ अलार्म बज जाता है, तो उन्हें सर्च लाइट कहते हैं। या फिर समुद्र के उसमें देखा होगा कि दूर से वो लाइट जलती रहती है, तो जो जहाज जा रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि हाँ वहाँ पर कुछ रुकने की जगह है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो ऐसे सर्च लाइट उनको बोलते हैं। तो उन सर्च लाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, साथ ही वाहनों की हेडलाइट में होता है। तो ये इस प्रकार से कुछ उपयोग मैंने अवतल दर्पण के आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं, तो उनमें से आप ये उपयोग लिख सकते हैं। शॉर्ट में कहें तो सेविंग बनाने वाले दर्पण, अर्थात हेयर कटिंग वाले जो दर्पण है, हेयर ड्रेसर की शॉप में अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। डॉक्टर के द्वारा आंख, नाक, कान, गले की जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पढ़ते समय जो टेबल लैंप है उसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग उसमें होता है। साथ ही वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे होंगे। इसके बाद मैं आपके लिए उत्तल दर्पण के उपयोग लिखता हूं और उनको डिस्कस करता हूं। तो चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। इसमें देखेंगे पहला जो उपयोग है मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में प्रकाश रहे इसके लिए स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है। आपने देखा होगा, शहरों में तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, ब्रिज पर देखा होगा, पुलों पर, तो जो लाइट होती हैं पोल के जरिए और फिर लाइट लगाई जाती है, उनको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। गली मोहल्लों के किनारे लगी हुई लाइट। स्ट्रीट लाइट में जो दर्पण प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उत्तल दर्पण जब प्रकाश बल्ब का जो उसके अंदर जो भी बल्ब वगैरह जो भी लगा है वहाँ से चलने वाला जो प्रकाश किरण है उसका परावर्तन होता है, और उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश को फैला देता है, अपसार कर देता है, माने अपसारीकरण पुंज के रूप में उसको सड़कों पर फैला देगा, गली मोहल्लों में फैला देगा, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश गली मोहल्लों में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो स्ट्रीट लाइटों में होता है। तो यही मैंने लिखा, देखिए इन दर्पणों का जो उपयोग है वो स्ट्रीट लाइट मीन्स गली मोहल्लों में लगने वाली जो लाइट है उनमें होता है। इन लाइटों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारीकरण पुंज के रूप में, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैला देने वाला, अपसारीकरण पुंज के रूप में फैलता है। अर्थात ये गली तथा सड़क से अधिक क्षेत्र में फैलता है, गली या सड़क के अधिक क्षेत्र में फैलेगा तो प्रकाश ज्यादा उत्पन्न रहेगा, और हम प्रकाश की वजह से ही उनको लगाते भी हैं स्ट्रीट लाइट को। तो ये पहला उपयोग है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है, देखिए वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास दर्पण लगा होता है, जिससे वो पीछे का देखने के लिए, पीछे कौन वाहन आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी भी वाहन से आ रहा है, तो उसको देखने के लिए वो साइड मिरर का, माने अपनी साइड में लगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। वो इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है बड़ा स्पष्ट बनता है, सीधा बनता है। साथ ही चूंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है, जो दिखाने वाला क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि उसकी जगह समतल दर्पण भी हो सकता था, लेकिन समतल दर्पण भी आपको बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता, सीधा प्रतिबिंब दिखाता, लेकिन समतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो कम होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत ज्यादा है, माने बहुत दूर तक का, बहुत ज्यादा दूरी तक का आपको, बहुत ज्यादा इधर उधर साइडों वाली दूरी का भी दिखा सकता है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो देखिए ये
उत्तल दर्पण है क्योंकि इसके गहरे वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया गया है और उगले पृष्ठ को परावर्तक रखा है। यहां आप देख रहे हैं ये नेत्र है, मुझसे तो खैर नेत्र ये सही नहीं बनना, चलिए नेत्र है, मानव नेत्र है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दृश्य क्षेत्र है दर्पण का, कितनी अधिक दूरी का दिखा रहा है। तो यहाँ से जैसे प्रकाश किरण चली, उसका यहाँ से परावर्तन होकर इसकी नेत्र पर पड़ रहा है। ये अगर हम इसे समतल दर्पण से तुलना करें, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये मनुष्य का नेत्र है, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो थोड़ा कम होगा, मतलब कम जगह का ही ये दिखा पाएगा। ये प्रकाश किरण पड़ी नेत्र पर परावर्तन के पश्चात, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा दृष्टि क्षेत्र, कितनी दूर तक का, कितनी ज्यादा चौड़ाई तक का, गोलाई तक का वो आपको दिखाएगा उत्तल दर्पण, जबकि वो थोड़ा कम दिखाएगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य माने पीछे का देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, कि ना कि समतल दर्पण। तो यही मैंने लिखा है, देखिए इन दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे का देखना, दर्पण के रूप में होता है। अर्थात ये दर्पण वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, जहाँ ड्राइवर की सीट बैठा है उसके साइड वाला, तथा पीछे अपने वाहनों का तथा पीछे आने वाले वाहनों का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है समतल दर्पण की अपेक्षा। तो इस प्रकार से दो उपयोग हैं, माने स्ट्रीट लाइट में, दूसरा पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए इस प्रकार से अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमने जो पिछले लेक्चर में दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र की बात की थी, उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को करते हैं। तब तक आप अपनी इस कॉपी पर इसको जो भी मैंने उपयोग लिखे हैं उत्तल दर्पण के, उसको नोट कर लें। तो देखिए उत्तल और अवतल दर्पणों के उपयोग पढ़ने के बाद हम आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपसे पहले ही कह रहा था कि हमने दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र और एक सूत्र और पढ़ा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। उन 3 फॉर्मूले अभी तक हमारे इस चैप्टर में आए हैं, उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को करते हैं। और इसके ही जैसे आंकिक प्रश्न फिर लेंसों के लिए होते हैं, वहां पर लेंस सूत्र होता है, जैसे यहाँ दर्पण सूत्र, थोड़े थोड़े ही चेंजेस आते हैं सूत्र में, बाकी न्यूमेरिकल उस आधार पर होते हैं। तो बहुत अच्छे से अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे तो लेंसों वाले जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ईजी आपके लिए हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले वही तीनों सूत्र लिख देता हूँ जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो एक तो आपको पता है कि F बराबर R/2 होता है, मीन्स फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। साथ में एक दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और एक हमारा आवर्धन वाला सूत्र है m बराबर -v/u इक्वल s'/h। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे दर्पणों के न्यूमेरिकल्स को लेकर यूज होने वाले हैं। लेंसों में भी यही फॉर्मूले रहते हैं, बस लेंस सूत्र में यहाँ माइनस हो गया होता है और यहाँ पॉजिटिव हो गया होता है। तो जब मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा फिर वहां पर उस पर आधारित लेंस आएंगे, फिर लेंस सूत्र आएंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम दर्पण के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो दर्पण के ये 3 सूत्रों का प्रयोग इसमें होगा। तो चलिए हम पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा, आप उनको समझते जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। मैं 10th वालों से स्पेशली, देखिए जब मैं हायर क्लास को पढ़ाता हूँ तो उनको तो मैं बताता ही हूँ साथ में, चूंकि पहली बार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपके सामने, तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि न्यूमेरिकल करने का, देखिए आज बता रहा हूँ, आगे जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो यही फंडा अपनाइए, क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार पढ़िए। चाहे आपको आता है या नहीं आता है, आप क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार जब पढ़ते हैं तो कुछ माइंड में क्लू आने लगते हैं हमारे खुद से ही खुद। फिर पढ़ते टाइम जो डाटा आपको समझ में आता है कि ये वैल्यू किसकी है, उसको नोट करते चलिए। इसके बाद जो उसने आपसे मालूम किया हुआ है उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाइए और फिर सोचिए कि ये किस फॉर्मूले से आएगा, उस फॉर्मूले को लिखिए। उस फॉर्मूले में जो वैल्यू पता है उनको लिख दीजिए, जो नहीं पता है वो कहाँ से आएंगे उस पर सोचिए। तो इस प्रकार से क्रमबद्धता रहती है, सिस्टमेटिक आप रहेंगे क्वेश्चन करते समय, तो ईजी हो जाता है न्यूमेरिकल सोल्व करना। तो चलिए मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या समझ आ रहा है, अवतल दर्पण है, साथ में उसकी वक्रता त्रिज्या दी है। तो वक्रता त्रिज्या को हम कहते क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कितना दिया है भाई आपको, 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण, देखिए मैं बना भी देता हूं, तो अवतल दर्पण इस टाइप से होता है कि गहरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उभरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है। तो वक्रता त्रिज्या इसकी इधर कोई तो होगी,
भाई मान लीजिए ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ तक की दूरी ही तो वक्रता त्रिज्या होती है। तो बाईं ओर की दूरी है, तो बाईं ओर की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, तो इसलिए कैसा रहेगा? -20 सेंटीमीटर। जबकि अगर यही न्यूमेरिकल उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण उस तरफ को वक्रता त्रिज्या चली जाती, तो उसके लिए r का मान +20 होता। ठीक है, तो ये बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। तो चिन्हों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको दूरियां नापने के लिए जो चिन्ह यूज होते हैं वो बताया था बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल में बहुत आराम से आपको स्लो बता रहा हूँ, और आपको फिर एक जैसे न्यूमेरिकल लगने लगेंगे। तो पहली लाइन हमने क्या पकड़ी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो चुपचाप से हमने r का मान 20 लिखा। लेकिन वो -20 क्यों हुआ? क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ को होती है और बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए माइनस लिया। फिर है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वक्रता त्रिज्या 20 है यहाँ पर, तो वस्तु रखी है 15, तो सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर तो लगभग पहले ही, माने वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से पहले ही कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, तो वस्तु को आप ओ कहते हो, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम यू कहते हैं। वस्तु की दूरी को क्या कहते थे? यू कहते थे। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती थी? यू कहलाती थी। तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कितना इजी हो रहा है। चूंकि आपको पता है कि बाईं ओर रखी जाती है वस्तु हमेशा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, ये तो अवतल है तो इसलिए बाईं ओर ही होगी। तो कितना दूरी है? 15 सेंटीमीटर, तो इसका चिन्ह भी कैसा होगा? -15। समझ आ रहा होगा दो लाइनों से। तो वक्रता त्रिज्या -20 हो गई, वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो बाईं ओर ही रखी जाती है, मैंने बताया था। और आप वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। फिर अगली लाइन पर चलते हैं। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, वस्तु का जहां भी प्रतिबिंब बना होगा वो v बताना है, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें नहीं पता कहां बनने वाला है, वैसे तो आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको पता है भाई यहाँ रखी है, अगर वक्रता केंद्र के इधर को रखी है तो कहां बनेगा, लेकिन देखिए कैसे पता चलता है। तो आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? v से। तो इस टाइप से हमने लिख लिया। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार पढ़ेंगे, जो वैल्यू आपको समझ में आती है उसको नोट करेंगे, किसकी वैल्यू है, किसका मान है वो। उसके बाद जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा v और u में जो संबंध है वो दर्पण सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? दर्पण सूत्र। तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, बिल्कुल जो होता है उसको लिखना दिए। तो दर्पण सूत्र होता है क्या है भाई? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें चेक करेंगे क्या क्या पता है। जो पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता वो कहां से आएगा। अब देखिए इसमें शुरू में ही f लिखा है, फोकस दूरी लिखा है, और फोकस दूरी तो हमें पता ही नहीं। v हमें ज्ञात करना है, चलिए इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, v तो ज्ञात करना ही है, और u वस्तु की दूरी होती है वो हमें दी। तो मेन बात हमें f पता ही नहीं है, f कहां से आने वाला, f दिया ही नहीं है, तो f कहां से आएगा? उसके लिए उसने वक्रता त्रिज्या दी। तो f और r में क्या संबंध होता है? ये वाला संबंध होता है। तो सबसे पहले हमें यही फॉर्मूला लगाना है जिससे कि हमारा f आ जाए। तो अब हम यहाँ पर इसको रोककर ऐसे लिख देते हैं, चूंकि f इक्वल टू होता है r/2। मैं थोड़ा सा इसलिए रुका था, वैसे लिख भी सकते हैं थ्योरी में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध से, तब आप लिखें, नहीं तो चलिए ऐसे लिख देते हैं। f बराबर r लिख दो। f बराबर r का मान आपका है कितना? -20/2। तो यहाँ से f आ रहा है -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ गई ना 10 सेंटीमीटर, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं ये सब मान समीकरण 1 में रखने पर, f का मान और u का मान। मैं लिख भी देता हूं, f व u के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आप पाएंगे 1/f। तो f का मान कितना है भाई? -10 इक्वल 1/v। v तो आपको कैलकुलेट ही करना है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस 1/u का मान कितना है भाई आपका? -15। अब बची कैलकुलेशन बस। तो कैलकुलेशन बची है तो आप ये समझिए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 1/15 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया -1/10 प्लस 1/15 और 1/v। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एलसीएम समझते होंगे सब, टाइम तो में आ गए हैं। तो ये 10 और 15 का एलसीएम माने 10 और 15 जिसको विभाजित कर दें, तो 10 दिया 30 और 3 कम 3, तो माइनस के 3, 15 दूनी 30 और 2 कम 2, 1/v। ये देखिए माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, 1/v। इसके बाद इसको आप पलट लीजिए,
तो फाइनली कितना आ रहा है, कलर लीजिए ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वल का साइन होता है, बराबर का निशान होता है, तो कैंची गुणा कह देते थे, क्रॉस गुणा कह देते थे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो v इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी दूरियां किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में चल रही थी, तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो -30, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर। अब देखिए उसको कैसे, बाईं ओर क्यों बनेगा, क्योंकि v का चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस, यहीं से तो पता चलेगा अगर माइनस में दूरी आ रही है इसका मतलब बाईं ओर की दूरी होगी। तो 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या उसने कितनी दी थी, 20 दी थी भाई। यहाँ तक की जो दूरी थी, माने r का जो मान था वो 20 था, और वस्तु रखी थी 15 पर, और चित्र बन रहा है जाके, प्रतिबिंब बन रहा है जाके 30 पर, यहाँ से 30, तो यहाँ से 30 आप समझ लीजिए ये यहाँ पर लगभग, माने जहां वस्तु रखी है उससे दुगनी दूरी पर, ये 30 सेंटीमीटर पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर। ऐसे भी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। भाई वस्तु रखी है 15 पर और आपके v का मान आ रहा -30, तो माइनस आ रहा मतलब बाईं ओर कोई बन रहा है, लेकिन दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो आप लिख कर भी आ सकते हैं, अतः उस वस्तु का प्रतिबिंब, थ्योरी में लिख कर आ सकते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से, दर्पण भी कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा, जो कि उसने आपसे पूछा था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 30 सेंटीमीटर होगी। तो अब आप समझ जाएंगे कि जो वैल्यू आपको दी है वो नोट कर लिया, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा, उसमें हमें f नहीं पता था तो f कहाँ से आएगा, r से आएगा, वो फिर कैलकुलेशन कर ली। कोई अगर आपको डाउट या कैरी है तो आप मालूम कर सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ऐसे में आपको और भी न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जिससे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, क्योंकि पढ़ने का सीधा फंडा है कि आप याद कीजिए, उसको लिखिए, फंसेंगे तो फिर से देख लीजिए, लेकिन रेगुलर कम से कम 5 हेडिंग 5 प्रश्नों को आपको पढ़ना चाहिए, फिर उसको लिख कर देखना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल का है, जितनी ज़्यादा बार करके देखें उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट आप होते जाएंगे। उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखिए, बात अगर हम अगले न्यूमेरिकल की करें तो पहले के जैसा ही है। 20 सेंटीमीटर वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या आपको पता ही है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और अवतल दर्पण है। फिर से अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 20 है, पहले भी 20 ही था, आपको पता है कि बाईं ओर ही होगी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसलिए माइनस। दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो मोमबत्ती वस्तु ही है, तो वो दर्पण से कितना रखी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u कहते हैं वस्तु की दूरी को, और चूंकि बाईं ओर ही रखी जाएगी तो इसलिए -5 सेंटीमीटर पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो v आपको फिर से बताना। तो पहले जैसे ही न्यूमेरिकल देखते हैं सोल्व करके। अब आपको पता ही है कि जब मैं दर्पण सूत्र लगाऊंगा ये वाला, तो इसमें फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फोकस दूरी ना डायरेक्ट देकर वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो पहले हम f ही निकाल लेंगे, और f इक्वल टू होता है r/2। तो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी -20/2, और ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, पहले भी ऐसे ही आया था। अब हम दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वैल्यू आप लिख लीजिए इसमें। तो आप देख रहे होंगे f की मान -10, v आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान इस बार 5, -5, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1/v ऐसे ही। इन दोनों का एलसीएम 10, 10 ही कम 10, 1 ही कम 1, 5 दूनी 10, 2 ही कम 2, प्लस का 2 -1, 1 प्लस के। इसके बाद आप क्रॉस गुणा करें तो v का मान हो जाएगा, इस बार प्लस का 10 आ रहा है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो आप देखिए प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर बनेगा। अब दर्पण तो अवतल ही है भाई, ये रहा अवतल दर्पण, ये है, ये मुख्य अक्ष P। तो इस बार 10 सेंटीमीटर इधर पहुंच गया है, मोमबत्ती यहाँ दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब है दर्पण के पीछे बन रहा है, और पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा। आपको मैंने जब दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी उसके लिए टेबल बनाई थी, तो उसमें लास्ट जो स्थिति थी, लास्ट जो कंडीशन थी
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की, तो वो यही थी कि दर्पण के पीछे भी, अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी भी है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है। तो इस बार 10 सेंटीमीटर दाईं ओर को बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि v का मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, आभासी बनेगा। लेकिन तो लिख सकते हैं कि अतः अवतल दर्पण द्वारा इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, इस प्रकार से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो पिछले के जैसा ही है, बस वहां पर माइनस में वैल्यू आ रही थी, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, 15 थी, तो माइनस में आ रहा था, तो दर्पण का प्रतिबिंब बाईं ओर को जा रहा था, इस बार दाईं ओर जा रहा है। तो बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है, बहुत करने में भी ठीक लग रहे होंगे। जो बच्चे चैप्टर की थ्योरी को बहुत ठीक से फॉलो कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो देखिए, जब मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ उसको कॉपी पर लिखिए, उसके बाद उसको रिवाइज भी कीजिएगा ऐसे कॉपी बनाकर पूरा, और फिर आप देखेंगे लेक्चर बिल्कुल कंटिन्यूसली, कुछ भी बीच में गैपिंग नहीं है, कोई आपको छुटा नहीं रहा कोई टॉपिक, सीधे टॉपिक से हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं, आपको पता है। तो क्रमबद्धता का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, तो आप भी अपनी कॉपी पर इसको नोट भी करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सबसे दर्पण पर आधारित बड़ा क्वेश्चन यही है, इससे ज्यादा मैक्सिमम और क्या ही पूछेगा। देखते हैं क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो समझ में आ रहा होगा कि r की वैल्यू है, क्योंकि फिर वही अवतल दर्पण है, तो बाईं ओर ही होगी वक्रता त्रिज्या, तो इसलिए माइनस के साथ 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, इस बार 4 सेंटीमीटर लंबाई दी है वस्तु की, तो वस्तु की लंबाई को हम क्या बोलते थे, h बोलते थे। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाती है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा। तो 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दी है, ये दूरी नहीं है, कभी आप यू लिख के बैठ जाओ इसको 4 सेंटीमीटर। पढ़िए आगे लाइन, क्या मैंने कहा ना, एक से ज्यादा बार पढ़ना, तो मैं भी गलती कर दे रहा हूँ, एक ही बार पढ़ रहा हूँ, एक से ज्यादा बार पढ़ के देखें। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु तो 30 सेंटीमीटर दूर रखी है ना दर्पण से, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, u। 30 सेंटीमीटर रखी है तो माइनस में 30 लेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर की दूरी माइनस होती है, तो u हो गया -30। 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो ऊंचाई उसकी 4 सेंटीमीटर, तो h का मान 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो स्थिति का मतलब v बताना है, लंबाई ज्ञात करनी है, h डैश बताना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को क्या बोलते हैं हम, h डैश। प्रतिबिंब की स्थिति को क्या बोलते हैं, दूरी, प्रतिबिंब की दूरी माने भी। तो ये सब आपको, ये चीज ज्ञात ही कर रहे थे, इसमें ये भी बताना है। तो इसमें आवर्धन की जरूरत पड़ जाएगी, बस इतना ही तो है। h और h डैश किस में आते थे, m आवर्धन में। तो सबसे पहले तो आप v ही निकालिए, वो v निकालने के लिए आपको पता है कि दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए कितना सिस्टमैटिक है, और दर्पण सूत्र में फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी, फोकस दूरी ना देकर उसने r दिया है, तो सबसे पहले आप f निकालेंगे r/2 से, -40/2, और f हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लगा लेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू आ रही है आपकी -20, v आपको ज्ञात करना है, देखिए, और u आपका वस्तु की दूरी -30। ये -30 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो -1/20 + 1/30 1/v। इसके अगर हम एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या लेनी होती है, ये दोनों संख्या उसे कट कर दें, विभाज्य कर दें, भाज्य कर दें। तो 20 दिया 60, 3 ही कम 3, 30 दूनी 60, 2 ही कम, तो -3 + 2 -1/60। और फिर अगर आप क्रॉस गुणा करें तो v = -60 सेंटीमीटर। तो पहली बात आपकी सोल्व हो जाती है कि प्रतिबिंब की स्थिति -60 मीन्स प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर बनेगा, क्योंकि v फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो बाईं ओर को बनेगा 60 सेंटीमीटर। माने वस्तु रखी है 30, तो प्रतिबिंब बन रहा है 60, उससे और आगे को दुगनी दूरी पर दर्पण के ध्रुव से। ऐसे करके आप आकलन कर सकते हैं, तो लिख भी देंगे। इसके बाद देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल तो हम अभी 2 पहले कर चुके हैं भाई, उन 2 में भी तो v ही निकाल रहे थे, एक में माइनस आ गया, प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया। इस बार प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो इस बार आवर्धन वाला सूत्र एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, और आवर्धन वाला सूत्र आपका होता है ऐसा कुछ। तो आप ध्यान से देखिए, जो जो वैल्यू आपको पता है, मैंने कहा था ये 3 सूत्र हैं एक तरीके से भाई, इन 2 का प्रयोग कर लें, या इसके साथ इसको प्रयोग कर लें, या फिर इन दोनों को प्रयोग कर लें।
तो फिलहाल तो मुझे ये लास्ट के दो प्रयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि v और u मुझे पता है, h मुझे पता है, s डैश याद करना है, क्योंकि m डायरेक्ट पता नहीं। या तो फिर m निकालो पहले इन दोनों से, फिर m को इसके साथ यूज करो, उससे अच्छा है कि बाद ये दोनों यूज कर लो। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, माइनस के v अपॉन यू इक्वल टू एस डैश अपॉन एच। तो ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो v देखिए आपका -60 है, तो चिन्ह सही रखना है -60। u आपका कितना है, -30। h डैश आपको ज्ञात करना है, और h कितना है आपका 4। यहां से देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को कट कर देगा, ये माइनस फिर भी बचेगा, और 30 दूनी 60। तो माइनस के 2 इक्वल टू एस डैश अपॉन 4, क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो एस डैश इक्वल हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। क्या पता चल रहा है इस बात से, देखिए एस डैश माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है इसका मतलब। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और 8 सेंटीमीटर आ रहा है, देखिए वस्तु की लंबाई तो थी 4 और प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है 8, दुगनी। तो प्रतिबिंब जो है वो दुगने आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो ये अवतल दर्पण है भाई, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। तो यहां पर तो समझ लीजिए 30 सेंटीमीटर पर रखी थी वस्तु, तो 60 सेंटीमीटर पर जाकर चित्र बन रहा है। तो वस्तु रखी थी ऐसे 4 सेंटीमीटर की, चित्र बन रहा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का, लगभग दुगने आकार का, और ये दूरी आपकी हो गई यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। ये है मेरा कहने का मतलब। तो जो 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु थी वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर रखी थी। अब प्रतिबिंब जो बन के आया वो दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर बाईं ओर को 8 सेंटीमीटर की आया, और ये नीचे होके बनाया, क्योंकि आपको पता है जैसे का चिन्ह माइनस आ रहा है, तो मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां माइनस, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां प्लस होती हैं। तो माइनस में आने का यहाँ मतलब है कि मुख्य अक्ष से नीचे माने उल्टा चित्र बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर बाईं ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार का 2 गुना, वस्तु के आकार से 2 गुना बनेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको थ्योरी में आप लिख लीजिएगा। ऐसा बड़ा क्वेश्चन उत्तल या अवतल दर्पण के लिए आ सकता है। अगर ये उत्तल दर्पण होता तो वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती, माने फोकस दूरी पॉजिटिव में आती, कैलकुलेशन फिर कर लेते उस हिसाब से, होना तो ऐसे ही था। ठीक, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए उत्तल दर्पण को लेकर है, बात वही है, बस थोड़ा सा चिन्ह बदल जाता है। कैसे चिन्ह बदलता है, वो भी फोकस दूरी का। यू का चिन्ह तो वही माइनस ही रहेगा क्योंकि वस्तु बाईं ओर ही रखी जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है क्योंकि वो दाईं ओर को होती है, वक्रता त्रिज्या दाईं ओर को होती है उत्तल दर्पण में। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इस बार देखिए वक्रता त्रिज्या नहीं दी है, अब तक वक्रता त्रिज्या देते थे तब फोकस दूरी हम खुद निकालते थे, इस बार डायरेक्ट फोकस दूरी है तो एफ की वैल्यू है। चूंकि उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें किरण आरेख भी बनाना है लास्ट में, तो हम पहले से एक कम से कम उत्तल दर्पण तो बना ही देते हैं। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है और गहरे वाले पृष्ठ पर कर दी जाती है पॉलिश। ये दर्पण का ध्रुव है। तो आप देखेंगे इस तरफ को होगी ना फोकस दूरी, फोकस तो इधर होता है इस दर्पण में, भाई जिस गोलाई को काटकर बनाया वक्रता के इधर, फोकस इधर, ठीक है। तो फोकस दूरी दाईं ओर को होती है, इसलिए उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का साइन पॉजिटिव रहता है, मैंने बताया भी है पहले के लेक्चर में। फिर लिखा एक वस्तु मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, अब दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो वस्तु तो इधर को ही रखी जाएगी। तो ये 30 सेंटीमीटर माने u का मान 30 है माइनस, क्योंकि बाईं ओर की दूरी माइनस, तो मैं इसको ओ लिख देता हूँ। ये आपकी वस्तु हो गई एक तरीके से, इस टाइप से ये वस्तु हो गई ओ ओ डैश। तो u की वैल्यू आपकी हो गई -30 सेंटीमीटर। समझ आ रहा होगा। अब ये नहीं कहना कि बाईं ओर तो होती है वस्तु, तो इसलिए -30 लिया। कभी ये कहो यहाँ तो माइनस था नहीं, तो जो पहले से लेक्चर देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति मैंने कहा प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v होता है, तो v ज्ञात करना। तो इस बार तो हमें कोई फोकस दूरी निकालने की जरूरत नहीं, दर्पण सूत्र में सीधे फोकस दूरी रखेंगे। तो अब हम यहाँ लगा देंगे दर्पण सूत्र से, और आपको पता ही है दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 और v आपको ज्ञात करना है, और u की वैल्यू हो जाएगी
30 हो जाएगी। इसको धरा के पॉजिटिव हो जाना है, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 30 कम 30, 1 एकम 1, और ये 2 एक 3/30। ठीक, ये 1/v, 3 से 10 टाइम्स तो 1/10, 1/v। क्रॉस गुणा करें तो v का मान 10 सेंटीमीटर, और आप देखेंगे पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर दाईं ओर बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दाईं ओर, माने समथिंग अगर ये 30 है तो यहाँ पर, तो किरण आरेख अगर मैं बनाऊं तो समझ लीजिए यहाँ से अगर प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ से एक प्रकाश किरण गई तो ये इस टाइप से परावर्तित हो जाएगी, ऐसे इसको आपको आती हुई दिखेगी, ये फोकस है। ये किरण जा रही है तो ऐसे जाती हुई दिखेगी, तो ये वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु को, जहाँ पर ये दोनों किरणें क्रॉस हो रही हैं। आभासी छोटा प्रतिबिंब बनना है, और ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर दूरी v। तो दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दाईं ओर को प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। ऐसा आप इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि v का चिन्ह प्लस आ रहा है तो दाईं ओर बनेगा, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूरी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो ये उत्तल दर्पण का पहला न्यूमेरिकल है। ऐसे और कुछ न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। तो देखिए, बात करते हैं दर्पण पर आधारित एक और बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की। क्या है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, माने कोई मोटरसाइकिल है उसमें पीछे का आपको देखना है, तो साइड में जो मिरर लगा है वो 5 मीटर, ये देखिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो 5 मीटर वक्रता त्रिज्या है, तो इस बार कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5 मीटर। प्लस में क्यों रहेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है, दाईं ओर को होती है वक्रता त्रिज्या प्लस। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। अब जिस मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे थे कि वक्रता त्रिज्या 5 मीटर वाला दर्पण लगा है उत्तल दर्पण, उसके पीछे एक मोटरसाइकिल और आ रही है, दूसरी मोटरसाइकिल, वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो उसका मतलब वस्तु का काम करेगी, तो वस्तु हो गई आपकी u, तो 5 मीटर की दूरी पर ही वस्तु है, और माइनस लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस होती है। तो पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति v बताना है। प्रकृति का मतलब उल्टा है, सीधा बनेगा। आकार का मतलब है h डैश बताना है तरीके से। ठीक, आपको पता ही है कि दर्पण सूत्र लगेगा, दर्पण सूत्र में फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी। इस बार फोकस दूरी डायरेक्ट नहीं दी, r दिया है, तो सबसे पहले आप f = r/2 से f निकालेंगे, तो 5/2 यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर। फिर आप लगाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र है आपका 1/f = 1/v + 1/u। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो 1/f तो 1/2.5, 1/v बताना है, और u की वैल्यू आपकी है -5, इधर आकर प्लस के 5, ये 1/v। एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम 5 ही हो जाएगा, 2.5 से 5 2 बार कटेगा, और 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 एकम 1, तो ये 3/5 हो जाएगा। इसको अगर पलट लें तो v इक्वल हो जाएगा 5/3 मीटर। सोल्व करके लिखना चाहें तो 3 एकम 3, ठीक, बचेगा यहाँ पर 2, तो 3 छंग 18, और फिर वही 3 छंग 18, 1.66 मीटर, और निकटतम मान से अगर इसे करें तो 1.67 मीटर भी लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब आपका दाईं ओर ही बनेगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है, 1.66 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसके बाद आपको बताना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो इसके लिए आप आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाएं, तो m = होता है -v/u = s/h। तो आप इन्हीं दोनों संबंधों से ले लीजिए, तो -v/u = s/s। अब देखिए इस बार h भी नहीं दिया है, तो कैसे करते हैं फिर ऐसी स्थिति में। तो v तो आया हमारा 5/3, प्लस में है, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, ये देखिए मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, और u है हमारा -5 s/h। 5 से 5 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो फाइनली 1/3 = s/h। यहाँ से अगर हम h निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 3s',
लेकिन अगर आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, एच नहीं बताना है एक्चुअली, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी तो एच डैश इधर रहने दीजिए, एच गुणा में चला जाएगा, माने एच डैश बराबर हो जाएगा 1/3 एच। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एच की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एच होती क्या है, वस्तु की लंबाई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई का 1/3 होगी, 1/3 होगी, माने प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का बनेगा, तिहाई आकार का बनेगा वस्तु के आकार से। यहाँ से ये संबंध पता चला ना, सीधे सीधे वस्तु की लंबाई तो नहीं है, पहले के न्यूमेरिकल में वस्तु की लंबाई थी जो हम अवतल दर्पण के लिए कर रहे थे, तो अगर नहीं है तो क्या होगा, एच में आंसर आ जाएगा। हम कह देंगे कि वस्तु की लंबाई का 1/3 प्रतिबिंब का आकार होगा। दाईं ओर बनेगा 1.66 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए बात करते हैं एक और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल की। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है तो एफ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी। अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए, तो जो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो वस्तु की लंबाई को आप क्या बोलते हो, एच। 4 सेंटीमीटर वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। कहाँ रखी जाए, इसका मतलब वस्तु को कहाँ रखा जाए, माने यू बताना है कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको दी है एच डैश 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताया कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा माने मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई को -1। ठीक, यू आपको बताना है। अब आप देखिए इसमें दर्पण सूत्र लगाओगे 1/f = 1/v + 1/u, तो u तो बताना है, f पता है, v पता नहीं, तो v के लिए ही उसने ये h और s डैश की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम जो आवर्धन वाला सूत्र है उसको लिखेंगे, और उसमें भी जो लास्ट के 2 संबंध हमारे होते हैं वहां उनको उठाएंगे और वहां पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ से कुछ हमें पता चलेगा। तो माइनस, देखिए v चूंकि पता नहीं है ना इस बार, तो v आ जाए जिससे, तो v और u को ऐसे ही रहने देते हैं। s डैश की वैल्यू कितना है भाई, -1। h की वैल्यू कितना है, माइनस से माइनस कट हुआ, तो यहाँ से v आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u/4, ठीक है ना, u को उधर पहुंचाया तो v इक्वल टू हो गया u/4। इसके बाद आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u, f की वैल्यू -12। अब आप v की जगह ना ये लिख सकते हो u/4, तो पूरा का पूरा u में हो जाएगा ना, ये तो u ही हमें निकालना है। कभी आप सोच रहे हो कि v u का मान निकाल लो, अभी u का मान निकालोगे तो v में आ जाएगा, फिर वहाँ u चलेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, वहाँ ज्ञात हमें u करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, -1/12, ये 4 बिल्कुल ऊपर चले गए, ये यहाँ से अगर आप देखें तो u एलसीएम हो गया, सीधे 4 और 1 5, ये हो गया 4 और 1 5 u, तो ये आपका हो जाएगा, इधर उधर मल्टीप्लाई हो तो -60 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि वस्तु की दूरी है, माइनस है, बाईं ओर ही होगी। तो वस्तु आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, दर्पण से, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर बाईं ओर, बाईं ओर तो होती है, तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर आपको वस्तु रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उसने थोड़ा सा अलग करके क्या दिया कि ना तो हमें v दिया और u पूछ लिया, तो v और u पूछा है, v नहीं दिया, तो उसने हिंट दिया कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा होना है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, तो माइनस में होगी मुख्य अक्ष से। बाकी तो कैलकुलेशन ही मैंने की, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखते हैं एक और न्यूमेरिकल को, जो कि है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो जो डाटा हमें समझ में आता है उसको नोट करते हैं। लिखा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या माने r 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो माइनस में होगी, क्योंकि बाईं ओर की दूरी है -20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम फोकस दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता ही है कि जरूरत पड़ने वाली है, तो -20/2, तो फोकस दूरी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब तो मैंने देखिए काफी न्यूमेरिकल करा दिए तो समझ में आता ही होगा। फिर लिखा किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो u आपको फाइंड आउट करना है कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो 2 गुना आपने लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि h डैश जो है वो 2h के इक्वल है, भाई 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी होनी चाहिए, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा है तो इसका मतलब आवर्धन का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, वो भी मैं करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आवर्धन वाले फॉर्मूले का ही प्रयोग करते हैं, ये देखिए ये होता है। तो अब आप इस वाले और इस वाले संबंध को ले लीजिएगा,
क्यों? क्योंकि आप देखेंगे m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो m का जो मान है वो क्या है, दोगुने आकार का है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन का जो चिन्ह है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो m का तो मान माइनस हो गया। यह ऐसे समझ लीजिए कि मैं एच डैश अपॉन एच इन दोनों संबंधों को लेके लिख लेता हूँ और m का चिन्ह माइनस ले लेंगे, माने ये हुआ इसका माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक, तो ये माइनस ऐसे, क्योंकि प्रतिबिंब का जो है उल्टा बनेगा, ऐसा समझ लीजिए। आवर्धन का चिन्ह भी ऋणात्मक छोड़िए, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो ये माइनस होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वी अपॉन यू, एच डैश का मान माइनस 2h रख लेंगे आप, और ये h रहेगा, s से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v अपॉन यू इक्वल टू 2, माने v की वैल्यू हो गई 2u। अब आप दर्पण सूत्र लगा लीजिए। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराया है एक्चुअल में, कि जब हमने v का मान u के पद में रखा है। तो दर्पण सूत्र से आप देखेंगे 1 अपॉन m बराबर हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो f की वैल्यू आ रही थी आपकी -10, v की वैल्यू आप लिख देंगे 2u और ये u। तो इसका जो एलसीएम है ये -1 अपॉन 10, इसका जो एलसीएम है वो 2u हो जाएगा। 2u से 2u को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इक्वल्स टू 1। ऐसे u से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 एकम 2, तो हो गया -1/10, 3/2u। इधर उधर मल्टीप्लाई करें तो -2u इक्वल टू 30 और u हो जाएगा ये 30/-2, तो u हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो वस्तु जो है, देखिए u माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि बाईं ओर होती है दूरी, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को आप रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इस संबंध से हमने v का u के पद में मान निकाल लिया, जिससे दर्पण सूत्र में आप v को u के पद में लिख पाएंगे, u फिर पता नहीं था। तो इस प्रकार से उसने कहा था वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो माइनस मिलेगी। बस ये एक हिंट था यहाँ से, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात, देखिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है पूरा एकदम बड़ा सा न्यूमेरिकल है, और इस बड़े से न्यूमेरिकल में दोनों ही कंडीशन दी हैं। बड़ा मतलब मेरा कहने का है कि दोनों ही स्थितियां दी हैं, ये है। तो वैल्यू नोट करते हैं। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो देखिए u तो हो जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु बाईं ओर ही रखी जाती है। हालांकि इसमें दिया था क्वेश्चन में कि बाईं ओर रखी है वस्तु, उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको पता ही है कि वस्तु बाईं ओर ही होनी है। तो u का मान -25, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है, तो h डैश का मान 2h होगा। ठीक, पहली स्थिति में आभासी है, तो आभासी है तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो यहाँ चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, ये पहली स्थिति है। यहीं पर अगर मैं दूसरी स्थिति की बात करूं, अगर दूसरा लिखना चाहूँ कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसकी जो लंबाई होगी वो दुगनी तो है, लेकिन वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस आ जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे को बनेगी। तो पहली स्थिति, तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो पहली बार में आप देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे, और दर्पण सूत्र अगर लगाएंगे तो दर्पण सूत्र के लिए u आपको दिया है, v की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले इस बात का यूज कर लेता हूं, माने आवर्धन सूत्र से। आपको पता है कि इस टाइप से आवर्धन सूत्र के बाद के दो ये होते हैं। तो -v अपॉन u, तो v अपॉन u की बात अगर हम करें तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए v अपॉन u में s डैश हो गया आपका 2h, और ये हो गया h, ये चिन्ह प्लस ही रहा क्योंकि आभासी। तो यहाँ से s से h कैंसिल होगा, और v का जो मान है वो माइनस के साथ पूरा 2u हो जाएगा। फिर हम लिख लेंगे दर्पण सूत्र से, और अगर दर्पण सूत्र हम लगाएं तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फाइनली इसमें मान रखे हैं तो 1/f ये निकालना है, 1/v, v की जगह वैल्यू आपकी आई थी -2u, फिर आगे u है ही, तो 1/f बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम 2u, ठीक है ना, तो एलसीएम आपका हो गया 2u। अब 2u का मतलब ये हुआ वस्तु की दूरी लास्ट में रख लेंगे, u का मान -25 है, तो चाहो तो यहाँ अभी रख सकते हैं, ये u में जब आंसर आएगा तब रख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको करें डिवाइड तो ये -1, और यहाँ से u से करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, देखिए u से u डिवाइड हो जाएगा तो 2 एकम 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गई 1, तो ये हो गया 2u। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो f इक्वल टू कितना हो जा रहा है 2u। अब u का मान आप लिख सकते हैं 2 गुणा -25,
ये, तो यहाँ से f का मान आ जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या होगी, माइनस 50 सेंटीमीटर होगी पहली स्थिति में, जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती नेगेटिव। इसके बाद दूसरी स्थिति में क्या करेंगे आप, यहीं पर मैं करके बता देता हूँ, यहीं तो चेंज आएगा। जब आप दर्पण ये आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे एस डैश अपॉन एच, तो माइनस वी अपॉन यू, तो एस डैश का मान माइनस 2h लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वास्तविक बनते समय। तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू हो गया 2u। तो बस v की जगह 2u आ जाएगा, तो वहाँ 3u हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। आपकी बार जब दर्पण सूत्र लगाएंगे तो 1 अपॉन एफ ऐसे ही, v की जगह प्लस का 2u और ये u। तो यहाँ से एलसीएम चेक करें, 2u इससे डिवाइड करें 1 आएगा, इससे डिवाइड करें 2 आएगा, तो 1 अपॉन एफ बराबर हो जाएगा 3/2u। तो 3f इक्वल टू हो जाएगा 2u क्रॉस गुणा करने पर, तो f इक्वल टू हो गया 2/3 गुणा u, और u का मान अगर आप रखें -25, तो ये हो गया माइनस के 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फोकस दूरी दूसरी स्थिति में हो जाएगी। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से चेंज हो रहा है कि आवर्धन अगर मान लीजिए आभासी चित्र बन रहा है तो सीधा बनेगा तो एस डैश आप प्लस के साथ लेंगे, और वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, तो इसलिए वो माइनस में लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है, और इस न्यूमेरिकल के साथ ही ये लेक्चर भी लास्ट हो जाता है। आप इसके आधार पर मैंने देखिए डिफरेंट भिन्न तरीके के आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं। न्यूमेरिकल कराने के साथ ही मैंने बहुत एक न्यूमेरिकल को समझाया भी है, साथ में उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग हमने इस लेक्चर में सुने, देखे, समझे और लिखे हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना रहेगा कि आप इसको अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें। जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज कर लें, नोट कर लें, क्योंकि नोट करने के बिना कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं उसको आप समझें, फिर नोट कर लें, फिर आगे समझें, नोट कर लें, और फिर उसको याद भी करें। कहीं डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से मालूम करें। देखिए इस लेक्चर तक थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन आपको ईजी लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ करके दिखाया न्यूमेरिकल, इसलिए बड़ा हो गया है। मैं आपसे और ये बता दूं, इस लेक्चर तक हम इस चैप्टर को आधा फिनिश कर चुके हैं, क्योंकि चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जो परावर्तन वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश की महत्वपूर्ण घटना जो अपवर्तन है उसको पढ़ेंगे, साथ ही उस पर आधारित लेंस आएंगे। फिर लेंसों में न्यूमेरिकल इसी टाइप के होते हैं, बस वहाँ लेंस होता है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चिन्ह बदल जाता है, बाकी ऐसे ही उसके न्यूमेरिकल होते हैं। तो बहुत आसान सा आगे कोई चैप्टर रह गया है। तो जब तक नया लेक्चर आता है तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध सभी लेक्चर्स को ठीक से तैयार कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन को लेकर।